बच्चों, क्लास 12 प्रोजेक्ट परख तैयारी उड़ान की तहत ऑफिशियल मॉडल क्वेश्चन विभिन्न विषय का जारी किया गया है, जिसमें से हम लोगों ने अर्थशास्त्र का मॉडल सेट 1 कंप्लीट कर लिया है। इस वीडियो में हम लोग मॉडल सेट 2 के प्रश्नों के उत्तर को देखेंगे। चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि जैक और उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम पर समय समय पर मिलती रहेगी। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। पहला आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, निम्न में कौन आर्थिक क्रिया का प्रकार है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अवसर लागत का वैकल्पिक नाम क्या है? तो इसको हम लोग आर्थिक लागत कहते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं? तो सरकार द्वारा। रेखा चित्र में मांग की लोच है, तो मांग की लोच इस रेखा चित्र में क्या नजर आ रही है? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये दूरी और ये दूरी बराबर है। तो ये जब दूरी मूल्य और मात्रा की दूरी जब बराबर होती है तो ये इकाई लोचदार मांग होती है। ऐसा वस्तु जिनका एक दूसरे के स्थान पर उपयोग किया जाता है कहलाता है, तो इसको हम लोग स्थानापन्न वस्तु कहते हैं। जैसे चाय के स्थान पर हम लोग कॉफ़ी का यूज कर सकते हैं, लाइफ बॉय साबुन के जगह हम लोग ब्रिज साबुन का यूज कर सकते हैं, तो ये स्थानापन्न वस्तु हो जाएगा। जिस समयावधि में उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं उसे कहा जाता है। तो सब साधन जब बदलेगा तो उसको हम लोग दीर्घकाल कहते हैं। उत्पादन का सक्रिय साधन क्या है? तो श्रम जो है वो सक्रिय साधन है। किसी वस्तु के उत्पादन की स्थिर लागत रुपए 100 है, उस वस्तु की 10 इकाई उत्पादन करने में औसत स्थिर लागत क्या होगी? तो 10 इकाई क्या है? स्थिर लागत है। तो और सॉरी 100 स्थिर लागत है, और इससे 10 से 100 को हम लोग भागा लगा देंगे तो मेरा कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो यही मेरा औसत स्थिर लागत कहलाएगा। निम्न में कौन सा सही है? तो ये जो फॉर्मूला है आपका फर्स्ट वाला ही, ये इस तरह लिखाना चाहिए था, ए आर बराबर एम आर ई -1। पूर्ति निम्नलिखित में किससे जुड़ी होती है? तो ये किसी समय की अवधि और कीमत दोनों से जुड़ी होती है, इसलिए सी हो जाएगा, ए एंड बी दोनों। वह बाजार की स्थिति जिसमें वस्तु का केवल एक विक्रेता है, बेचने वाला जब एक रहेगा तो उसको हम लोग एकाधिकार कहेंगे। किस बाजार में फर्म का मांग वक्र पूर्व लोचदार होता है? तो पूर्व लोचदार का चित्र इस तरह का होता है, और इस तरह का चित्र जो है क्या है, जो एक्स अक्ष के समानांतर रहती है वो पूर्ण प्रतियोगिता में होती है। एक एकाधिकारी नियंत्रित कर सकता है, तो क्या नियंत्रित कर सकता है? या तो कीमत को या फिर उत्पादन की मात्रा को ही नियंत्रित कर सकता है, दोनों में किसी एक को, इसलिए आपका डी हो जाएगा। बाजार मूल्य को परिभाषित किया जाता है, तो बाजार मूल्य जो है वो अल्पकालिक बाजार में परिभाषित किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन है, तो समष्टि अर्थशास्त्र मतलब होता है संपूर्ण व्यापक पैमाने पर। तो ये किस में होता है? तो ये आपका अर्थव्यवस्था में रोजगार के अवसर का हो जाएगा, क्योंकि ये सभी जो है अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र का है, ये आपका समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन है। पूंजी के स्टॉक में वृद्धि कहलाती है, तो वो पूंजी निर्माण कहलाती है। क्या? पूंजी निर्माण। थोड़ा सा यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको सुधार लीजिएगा आप लोग, पूंजी निर्माण हो जाएगा, निर्माण। राष्ट्रीय आय की गणना में निम्नलिखित में किसे सम्मिलित किया जाता है? तो राष्ट्रीय आय की गणना में हमेशा अंतिम वस्तु और सेवा को सम्मिलित किया जाता है। अंतिम वस्तु जैसे गेहूं है, गेहूं के बाद आटा, आटा के बाद रोटी, तो रोटी जो होगा वो अंतिम वस्तु होगा, तो उसका जो बाजार मूल्य होगा वो राष्ट्रीय आय में सम्मिलित होगा। NNP-MP मतलब बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बराबर होता है आपका GNP-MP माइनस घिसावट, मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस। राष्ट्रीय आय के आकलन में किसी वस्तु या सेवा का मूल्य एक से अधिक बार शामिल करना क्या कहलाता है? तो ये आपका कहलाता है दोहरी गणना, मतलब एक ही चीज को दो बार गिन लेना। किसके अनुसार मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे? बहुत हिट क्वेश्चन है बच्चों, हार्टले विदर्स द्वारा। मुद्रा का कार्य क्या है? तो विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक और मूल्य का संचय, तीनों काम है इसका, इसलिए इनमें सभी हो जाएगा। व्यापारिक बैंकों द्वारा स्वीकार की जाने वाली प्रमुख जमाएं कौन सी है? तो चालू जमा, बचत जमा, सावधि जमा, उपयुक्त सभी तीनों ही है।
भारत में 1 रुपया नोट्स कौन जारी करता है? तो भारत सरकार का वित्त मंत्रालय। केंद्रीय बैंक का मुख्य कार्य क्या है? तो इनमें सभी हो जाएगा। भारत में 14 बड़े अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो 1969 में। किन्स का रोजगार सिद्धांत किस पर निर्भर है? तो किन्स का रोजगार सिद्धांत जो है वो प्रभावपूर्ण मांग पर निर्भर करता है। प्रभावपूर्ण मांग का फॉर्मूला होता है ईडी बराबर सी प्लस आई। इसमें है कि प्रभावपूर्ण मांग भी निर्भर करता है किस पर? उपभोग संबंधी मांग और विनियोग संबंधी मांग पर। निवेश गुणक का क्या होगा यदि MPC बराबर 0.5 है? तो निवेश गुणक मतलब के का मान आपको निकालना है, तो ये फॉर्मूला है इसका, इसमें बैठा देंगे। MPC की जगह 0.5, अब एक में 0.5 को घटाइएगा तो 0.5 ही आ जाएगा, यहाँ से पॉइंट हटाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, 5 दूनी 10, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 2। निम्न में कौन सा सरकार का पूंजीगत व्यय है? तो आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा, मतलब ब्याज का भुगतान, मकान का क्रय, मशीनरी व्यय। विदेशी विनिमय दर का निर्धारण होता है तो मांग और पूर्ति शक्तियों द्वारा। लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा भुगतान शेष के पूंजी खाते का घटक नहीं है? तो एक पक्षीय अंतरण ये नहीं है। यहाँ से अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, सन 1936 में प्रकाशित किन्स के ग्रंथ का क्या नाम है? तो 1936 में प्रकाशित किन्स के ग्रंथ का नाम है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। पूर्ति की लोच से आप क्या समझते हैं? तो पूर्ति की कीमत लोच किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण पूर्ति में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन की माप है। इसका ये फॉर्मूला है ES बराबर वस्तु की पूर्ति में प्रतिशत या अनुपातिक परिवर्तन बटा कीमत में प्रतिशत या अनुपातिक परिवर्तन। इसी को फिर हम लोग तोड़ेंगे तो ये टूटेगा, ये ऊपर वाला भाग इस तरह, पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन बटा आरंभिक पूर्ति की मात्रा फिर बटा कीमत में परिवर्तन बटा आरंभिक कीमत। इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, ES जो हो गया, ये जो हो गया डेल्टा Q, ये हो जाएगा पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन, ये जो Q है ये प्रारंभिक पूर्ति की मात्रा हो जाएगा, डेल्टा P जो है वो कीमत में परिवर्तन और P जो है प्रारंभिक कीमत कहलाएगा। फिर इसको है जो डबल भागा में है, इसको हम लोग गुना में जब चेंज करें तो ये ऊपर चल जाएगा, तो ये इस तरह लिखा है, तो पूर्ति का लोच का ये फॉर्मूला बनेगा। सकल घरेलू उत्पाद से आप क्या समझते हो? तो किसी क्षेत्र विशेष के किसी एक वर्ष में उत्पादित समस्त वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। अंतिम वस्तु तथा मध्यवर्ती वस्तु में अंतर स्पष्ट करें, तो अपनी भाषा में बता देते हैं। अंतिम वस्तु हो गया जो सीधे उपभोक्ता पर उपभोग करने के लिए तैयार रहती है, जैसे गेहूं, गेहूं के बाद होगा आटा, आटा के बाद रोटी, तो रोटी क्या है? अंतिम रूप है और इसको हम लोग खा जाएंगे, उपभोग कर लेंगे, तो रोटी जो हो गया वो अंतिम वस्तु हो गया, जबकि गेहूं और आटा जो है वो मध्यवर्ती वस्तु कहलाएगा। अब यहाँ पर क्या क्या लिखा है? अंतिम वस्तु में लिखा है कि इनका प्रयोग उपभोक्ता द्वारा होता है, मतलब अंतिम रूप से उपभोक्ता ही उसको उपभोग करता है, जबकि मध्यवर्ती वस्तु का उपभोग उपभोक्ता द्वारा नहीं होता है। दूसरा अंतर है, इसका उपयोग उपभोग के रूप में किया जाता है, जबकि इसका उपयोग कच्चे माल के रूप में होता है। इसे घरेलू क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है, जबकि इसे उत्पादन क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है। राष्ट्रीय आय की गणना विधियों को लिखें, तो राष्ट्रीय आय की गणना की 3 विधि है, उत्पाद विधि जिसको हम लोग मूल्य वृद्धि विधि भी कहते हैं, आय विधि और व्यय विधि। बाजार को परिभाषित करें, तो बाजार का अभिप्राय किसी स्थान से न होकर उस समस्त क्षेत्र से होता है जहां किसी वस्तु के क्रेता और विक्रेता बड़ी संख्या में एकत्रित होते हैं। औसत लागत से आप क्या समझते हैं? तो औसत लागत का अभिप्राय किसी वस्तु की उस मात्रा से होता है जिसको किसी दूसरे वस्तु को प्राप्त करने के लिए त्याग करना पड़ता है। जैसे कहीं 5,000 का काम लगा हुआ आपका और कहीं 10,000 का मिलेगा, तो 5,000 को छोड़कर आप 10,000 को अगर ज्वाइन करें तो ये आपका औसत लागत कहलाएगा। सीमांत लागत से आप क्या समझते हैं? तो उत्पादक या फर्म को वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई की बिक्री से जो अतिरिक्त आगम प्राप्त होता है उसे सीमांत आगम कहते हैं। सीमांत आगम, यहाँ पर क्वेश्चन है दूसरा, यहाँ आंसर आ गया है दूसरा, इसका मतलब थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है बच्चों आंसर देने में। यहाँ पर सीमांत लागत पूछा जा रहा है। सीमांत लागत का परिभाषा होता है एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने से जो कुल लागत में वृद्धि होती है उसी को हम लोग सीमांत लागत कहते हैं। सीमांत लागत का फॉर्मूला होता है
सीमांत लागत MC बराबर TCN माइनस TCN माइनस 1। और एक और फॉर्मूला होता है MC बराबर डेल्टा TC बटा डेल्टा Q। ये दोनों फॉर्मूला होता है। तो ये आंसर आपका थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, इसको आप लोग मत लिखिएगा, जो मैंने बोल के बताया है उसी को लिखिएगा। औसत लागत और सीमांत लागत में संबंध स्थापित करें। देखिए यहाँ पर औसत लागत का परिभाषा सीमांत लागत का परिभाषा दिया हुआ है। तो औसत लागत क्या हो गया, किसी वस्तु की प्रति इकाई लागत को औसत लागत कहा जाता है। और सीमांत लागत हो गया एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन करने से कुल लागत में जितनी वृद्धि होती है उसे उस इकाई विशेष की सीमांत लागत कहा जाता है। अल्पकाल में औसत लागत औसत स्थिर लागत और औसत परिवर्तनशील लागत का योग होता है। ये फॉर्मूला है औसत लागत का AFC प्लस ABC। सीमांत लागत केवल परिवर्तनशील लागतों पर निर्भर करती है। MC बराबर डेल्टा, यहाँ D लिखा गया है, यहाँ डेल्टा लिखना चाहिए, डेल्टा TC बटा डेल्टा Q। यह U आकार का होता है और इसका आकार भी U आकार होता है। इस चित्र को आप लोग देख सकते हैं, इस तरह बना लेना है। 40 नंबर क्वेश्चन है, एक अर्थव्यवस्था में बढ़ी हुई आय को 75% उपभोग पर व्यय किया जाता है। निवेश रुपए 1000 करोड़ रुपए बढ़ाया जाता है, निम्नलिखित का परिकलन कीजिए। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन है, आय में वृद्धि मतलब डेल्टा Y निकालना है और उपभोग व्यय में कुल वृद्धि मतलब डेल्टा C ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो 75% दिया उपभोग व्यय पर वृद्धि, वो आपका MPC है। MPC का मान है 75%। तो 75% को हम लोग प्रतिशत को हटाएंगे तो ये इस तरह हो जाएगा, 100 से इसको भागा देंगे तो 0.75 आ जाएगा। उसके बाद हमको निकालना है डेल्टा Y। तो इसमें हम लोग को ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, डेल्टा Y बराबर K डेल्टा I। तो इसमें हमको डेल्टा I का मान पता है 1000, डेल्टा K का मान नहीं पता है। तो डेल्टा K मतलब गुणक का मान हमको निकालने के लिए ये फॉर्मूला लगाना होगा। तो K बराबर 1/1 माइनस MPC। MPC का मान हमको 0.75 है, इस जगह पर बैठा दिए। अब 0.75, अब एक में 0.75 को घटाएंगे 0.25। अब यहाँ पर एक है, नीचे 0.25, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो आ जाएगा। 25 चौके 100, K का मान कितना आ गया, 4 आ गया। अब हम लोग इस फॉर्मूला में बैठा देंगे डेल्टा Y बराबर K डेल्टा I। तो डेल्टा Y बराबर K का मान हम लोग 4 निकाले और डेल्टा I 1000 करोड़ है। अब 4 से 1000 को गुना करेंगे तो डेल्टा Y का मान कितना आ जाएगा, 4000 करोड़ रुपए। तो ये डेल्टा Y का मान निकल गया 4000 करोड़ रुपए। अब हम लोग डेल्टा C निकालें, तो डेल्टा C ज्ञात करने के लिए हम लोग को MPC का दूसरा फॉर्मूला लागू करना पड़ेगा। MPC का फॉर्मूला होता है डेल्टा C बटा डेल्टा Y। मतलब आय में परिवर्तन के फलस्वरूप उपभोग में परिवर्तन के अनुपात को हम लोग सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। इसमें से हमको MPS का मान पता है 0.75, डेल्टा Y हम लोग निकाल चुके हैं 4000 करोड़ रुपए, 4000 बैठा दिए, डेल्टा C ज्ञात करना। अब यहाँ पर क्या होगा, तिरछा गुना होगा, तिरछा गुना होगा तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो डेल्टा C 1 से गुना हो तो डेल्टा C रह गया, और 0.75 है तो 4000 करोड़ से गुना होगा, तो गुना हुआ तो आपका आ जाएगा डेल्टा C का मान 3000 करोड़ रुपए। तो डेल्टा Y का मान हो गया 4000 करोड़ रुपए और डेल्टा C का मान हो गया 3000 करोड़ रुपए। राजस्व व्यय तथा पूंजीगत व्यय से क्या अभिप्राय है, प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। तो राजस्व व्यय तथा पूंजीगत व्यय में अंतर, सरकार द्वारा दो प्रकार का व्यय किया जाता है, एक राजस्व व्यय और तथा दूसरा पूंजीगत व्यय। राजस्व व्यय वह व्यय जिसमें सरकार व्यय तो करती है परंतु इस व्यय में सरकार को कोई देनदारी या संपत्ति को बेचने की आवश्यकता नहीं होता है, जैसे पेंशन, सरकारी कर्मचारियों को वेतन, प्रत्यक्ष हस्तांतरण आदि। पूंजीगत व्यय वह व्यय जिसमें सरकार के व्यय के पश्चात देनदारी सृजन होती है और कुछ संपत्ति बेचने की आवश्यकता होती है, जैसे ऋणों का भुगतान, हॉस्पिटल, सड़कों आदि का निर्माण। भुगतान शेष तथा व्यापार शेष में अंतर स्पष्ट करें। तो व्यापार शेष क्या हो जाएगा कि व्यापार शेष एक देश के आयात और निर्यात का अंतर होता है, यह अनुकूल तथा प्रतिकूल होता है। इसके प्रतिकूल होने पर इसमें समायोजन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। भुगतान शेष क्या हो जाएगा, तो भुगतान शेष में आयात एवं निर्यात के दृश्य और अदृश्य तथा अन्य सभी लेन देन का लेखा जोखा होता है। मतलब भुगतान शेष में व्यापार शेष भी सम्मिलित होता है।
यह हमेशा संतुलित रूप में प्रदर्शित किया जाता है। भुगतान से इसको समायोजित करना पड़ता है। फिर है, एक वस्तु की पूर्ति को निर्धारित करने वाले किन्हीं तीन तत्वों को संक्षेप में समझाएं। तो वस्तु की पूर्ति को निर्धारित करने वाले तीन तत्व है, पहला है वस्तु की कीमत। वस्तु की कीमत पूर्ति को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। दूसरा है सरकारी नीति, तो सरकार की कर एवं अनुदान की नीति पूर्ति को प्रभावित करती है। तीसरा है आपका फर्मों की संख्या, तो किसी वस्तु का बाजार में पूर्ति फर्मों की संख्या पर भी निर्भर करती है। 44 है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की तीन विशेषताओं को लिखें। तो पहला विशेषता है क्रेताओं और विक्रेताओं की अधिक संख्या, मतलब पूर्ण प्रतियोगिता में बेचने और खरीदने वाले अधिक होते हैं। दूसरा है पूर्ण प्रतियोगिता में क्रेताओं तथा विक्रेताओं को बाजार दशाओं का पूर्ण ज्ञान, मतलब खरीदने वाला बेचने वाला को कीमत की जानकारी रहेगी। सभी विक्रेताओं द्वारा बाजार में बेची जाने वाली इकाइयां एक समान होती है, मतलब जो भी सामान बिकेगा एक दाम पर एक समान ही बिकेगा। 45 है, यदि गुणक का मूल्य 5 है तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का आपको मूल्य ज्ञात करना है और गुणक का मान कितना है, 5 है, मतलब के का मान आपका 5 दिया हुआ है, आपको गुणक सीमांत उपभोग प्रवृत्ति निकालना है, एमपीसी। तो इसको हम लोग इस फॉर्मूला में बैठा देंगे, के बराबर 1/1 माइनस एमपीसी। अब यहाँ पर के का मान जो है वो दिया हुआ है कितना, 5, तो यहाँ पर 5 बैठा देंगे तो हो जाएगा आपका 1/एमपीसी। अब इस 5 को क्या करेंगे, इससे तिरछा गुना करें, तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 1 से गुना हो तो 1 ही रह गए, ये 5 से गुना तो 5 माइनस 5 एमपीसी, एमपीसी बराबर 1 हो जाएगा। अब इसको उठा के इधर ले आ जाएंगे, तो यहाँ बना हुआ है देख लीजिए बच्चों, इसको उठा के हम लोग इधर ले आए तो 5 माइनस 5 एमपीसी तिरछा गुना किए तो हो गया 1। अब 1 को उठा के इधर ले आए और इसको उठा के इधर कर दिए, तो ये इधर आ गया तो माइनस हो गया, 5 माइनस 1, और ये माइनस में था इधर बराबर के इधर चला गया तो प्लस में हो गया 5 एमपीसी। अब 5 में 1 को घटा दिए तो 4 हो गया, बराबर 5 एमपीसी हो गया आपका। अब यहाँ पर एमपीसी का यदि मान निकाल रहे हैं तो ये भागा में चला जाएगा, तो आ गया 4/5। अब भागा दीजिएगा तो 0.8 आ जाएगा, तो ये एमपीसी का मान हो गया। निजी वस्तु तथा सार्वजनिक वस्तु में अंतर स्पष्ट करें। निजी वस्तु से तात्पर्य सामान्यतः ऐसी वस्तुओं से होता है जिसका मूल्य का भुगतान कर उत्पादन या उपभोग निजी तौर पर किया जाता है। सार्वजनिक वस्तु का तात्पर्य ऐसी वस्तुओं से होता है जिसका उत्पादन या उपभोग सामूहिक तौर पर सामान्यतः निःशुल्क किया जाता है। यहाँ पर है हो जाएगा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, राष्ट्रीय आय क्या है? राष्ट्रीय आय की गणना की दो विधियों को समझाएं। तो राष्ट्रीय आय किसी देश की अर्थव्यवस्था द्वारा एक वित्तीय वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के शुद्ध मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहते हैं। इसमें विदेशों से अर्जित शुद्ध साधन आय भी शामिल होती है। राष्ट्रीय आय का लेखांकन संबंधी अवधारणा सर्वप्रथम साइमन कुजनेट्स द्वारा प्रतिपादित की गई थी। राष्ट्रीय आय के मापन हेतु तीन विधियों का प्रयोग किया जाता है, आय विधि, उत्पादन विधि और व्यय विधि। तो राष्ट्रीय आय की गणना की आय विधि, इस विधि के अंतर्गत राष्ट्रीय आय की गणना उत्पादक कारकों के लिए भुगतान के आधार पर किया जाता है। उत्पादक कारक हो गया भूमि, श्रम, पूंजी, प्रबंध, साहस, और उसका जो भुगतान हो गया वो जगह भूमि को लगान, श्रम को मजदूरी, पूंजी को ब्याज को मिल जाएगा आपका, सॉरी पूंजी को मिलेगा ब्याज, और प्रबंध को मिलेगा वेतन, साहसी को मिलेगा लाभ। ये उसका भुगतान का आधार हो गया। तो उसी सबको जोड़ देने पर राष्ट्रीय आय का गणना हो जाएगा। तो राष्ट्रीय आय की गणना के लिए विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत व्यक्तियों तथा व्यावसायिक उपक्रमों की शुद्ध आय का योग प्राप्त किया जाता है। यही सभी उत्पादन साधनों की आय का योग होता है। इस योगफल को घरेलू आय भी कहते हैं। यदि इस आय में विदेशों से अर्जित शुद्ध आय को जोड़ दे तो राष्ट्रीय आय बन जाती है। इसका फॉर्मूला आपका दिया हुआ है, राष्ट्रीय आय बराबर मजदूरी प्लस लगान प्लस ब्याज प्लस लाभांश प्लस अवितरित लाभ प्लस निगम लाभ कर प्लस सार्वजनिक क्षेत्र का अवशेष प्लस मिश्रित आय प्लस विदेशियों से अर्जित शुद्ध साधन आय। उसके बाद है राष्ट्रीय आय की गणना की उत्पाद विधि। तो इस विधि को वस्तु सेवा विधि भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत यह गणना की जाती है कि अंतिम उत्पाद में प्रत्येक उद्योग ने अलग अलग क्या योगदान दिया है। इस विधि के अंतर्गत किसी देश के वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का
मूल्य बाजार मूल्यों पर ज्ञात किया जाता है। इस प्रकार उत्पाद विधि के अंतर्गत राष्ट्रीय आय की गणना किसी देश के वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य बाजार मूल्य पर किया जाता है। तो यहाँ पर है राष्ट्रीय आय बराबर बाजार कीमत पर प्राथमिक क्षेत्र प्लस द्वितीय क्षेत्र प्लस तृतीय क्षेत्र द्वारा मूल्य वृद्धि प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय माइनस घिसावट व माइनस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। 48 नंबर है राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा और प्राथमिक घाटा के बारे में बताएं। तो राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा को हम लोग एक एक करके जान लेते हैं। पहले जानेंगे बजटीय घाटा क्या है। तो जब सरकार राजस्व प्राप्ति से अधिक राजस्व व्यय करती है तो इस स्थिति को बजटीय घाटा कहते हैं। यह 3 प्रकार का होता है: राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा, प्राथमिक घाटा। राजस्व घाटा का फॉर्मूला है राजस्व घाटा बराबर राजस्व घाटा माइनस राजस्व प्राप्तियां, मतलब राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्ति में अंतर को राजस्व घाटा कहते हैं। दूसरा है राजकोषीय घाटा। तो राजकोषीय घाटा सरकार के कुल व्यय और ऋण माइनस ग्रहण को छोड़कर कुल प्राप्तियों का अंतर है। तो इसका फॉर्मूला होगा राजकोषीय घाटा बराबर कुल व्यय माइनस राजस्व प्राप्ति प्लस गैर ऋण से सृजित पूंजीगत प्राप्तियां, मतलब राजकोषीय घाटा कुल व्यय की उधार को छोड़कर कुल प्राप्तियों पर अधिकता है। प्राथमिक घाटा है, प्राथमिक घाटा राजकोषीय घाटा में ब्याज अदायगी को घटाने पर प्राप्त होता है। तो प्राथमिक घाटा का फॉर्मूला हो जाएगा प्राथमिक घाटा बराबर राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज का भुगतान। यहाँ पर आपका फिर पूर्ण विराम होगा, ये पैराग्राफ के नीचे यहाँ से लिखना है कि वर्तमान व्यय के राजस्व से अधिक होने वाले ऋण माइनस ग्रहण के आकलन के लिए बजटीय घाटा का आकलन किया जाता है। अगला है पैमाने का प्रतिफल क्या है। तो अन्य बातें समान रहने पर पैमाने का प्रतिफल बताता है कि उत्पादन के सभी साधनों में परिवर्तन के फलस्वरूप कुल उत्पादन में होने वाले परिवर्तन को बताता है। यह एक दीर्घकालीन अवधारणा है और दीर्घकालीन उत्पादन फलन से संबंधित है। इसकी 3 अवस्था है। पैमाने के बढ़ते प्रतिफल, तो ये चित्र जो देख रहे हैं ये बढ़ते प्रतिफल है। दूसरा है पैमाने का स्थिर प्रतिफल और ये तीसरा है पैमाने का घटता प्रतिफल, घट रहा है। इस चित्र को भी बना सकते हैं। अब एक एक करके देखते हैं पैमाने के बढ़ते प्रतिफल। तो जब उत्पादन के सभी साधनों को एक निश्चित अनुपात में बढ़ाया जाता है तो उसे उत्पादन तथा निश्चित अनुपात में अधिक अनुपात में बढ़ जाता है, मतलब जिस अनुपात में हम साधन को बढ़ाएंगे उससे ज़्यादा अनुपात में उत्पादन बढ़ेगा, तो ये पैमाने के बढ़ते प्रतिफल होगा। दूसरा है पैमाने का स्थिर प्रतिफल, जिस अनुपात में हम साधन को बढ़ाएंगे उसी अनुपात में उत्पादन बढ़ेगा, तो ये स्थिर प्रतिफल को बताएगा। घटते प्रतिफल हो जाएगा कि जिस अनुपात में साधन को बढ़ाएंगे उत्पादन उससे कम अनुपात में बढ़ेगा, तो ये पैमाने के घटते प्रतिफल को बताएगा। फिर एकाधिकार बाजार की परिभाषा दे, इसकी विशेषताओं का उल्लेख करें। तो एकाधिकार बाजार की वह अवस्था है जिसमें वस्तु का केवल एक ही विक्रेता होता है। इस बाजार में वस्तु के लिए कोई निकट प्रतिस्थापन नहीं होता तथा नई फर्मों के प्रवेश पर प्रतिबंध होता है। एकाधिकार बाजार की विशेषता है कि एक विक्रेता था बड़ी संख्या में क्रेता। इसको देखिए लिख लीजिएगा जैसे लिखा हुआ है, हम अपनी भाषा में इसको समझा दे रहे हैं। एक विक्रेता तथा बड़ी संख्या में क्रेता, मतलब एकाधिकार मतलब बेचने वाला एक रहेगा, मतलब बेचने वाला एक रहेगा, खरीदने वाले बहुत रहेंगे, पहला विशेषता। दूसरा है निकट प्रतिस्थापन का अभाव, मतलब एकाधिकारी जो भी वस्तु बेचेगा उसका नकल कोई या डुप्लीकेट नहीं बेच सकता है। तो अगर बेचना है तो उसको क्या करना होगा, पेटेंट अधिकार लेना होगा, इसीलिए उसका कोई निकट प्रतिस्थापन नहीं होता है। फिर नई फर्म के प्रवेश पर प्रतिबंध, मतलब कोई भी फर्म उद्योग में आसानी से इसमें प्रवेश नहीं कर सकता है, उस पर प्रतिबंध होता है। कीमत विभेद, बेचने वाला चूंकि एक है तो वो उसका कीमत पर पूरा नियंत्रण रहता है, वो क्या कर सकता है, कीमत विभेद कर सकता है। जैसे मान लिया हजारीबाग में कुछ और दाम ले रहा है, रांची में कुछ और दाम ले रहा है उस वस्तु का, तो इसको कीमत विभेद करना कहते हैं। फिर है स्वतंत्र कीमतें, एकाधिकारी क्या करता है, अपने से कीमत तय करता है, वो कीमत तय करने के लिए स्वतंत्र होता है। अगला है लोशील विनिमय दर कैसे निर्धारित होती है। तो लोशील विनिमय दर, संतुलित विनिमय दर वह वहां पर निर्धारित हुई जहां पर विदेशी विनिमय की मांग इसकी पूर्ति के बराबर हो जाती है, जैसा कि आप लोग चित्र में देख सकते हैं। ये है मांग और ये है पूर्ति, कहाँ मिल रहा है, ई बिंदु पर। तो विदेशी विनिमय दर कितना निर्धारित हो जाएगा आपका, ओ आर, कितना होगा, ओ आर, और मांग आपूर्ति हो जाएगा ओ क्यू। इस चित्र को ध्यान से देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। चित्र में ओ आर विनिमय पर संतुलित दर निर्धारित हुई है जहां पर डॉलरों की मांग तथा पूर्ति वक्र एक दूसरे के
एक दूसरों को काट रही है। इस दर पर डॉलरों की मांग तथा पूर्ति OQ है। यहाँ विनिमय दर समान प्रकृति की है तथा दीर्घकाल के लिए प्रचलित रहती है। अल्पकाल में यह आवश्यक नहीं है कि विदेशी विनिमय की मांग तथा पूर्ति प्रचलित दरों पर बराबर है। इस अवस्था में विदेशी विनिमय की अतिरिक्त मांग अथवा अतिरिक्त पूर्ति हो सकती है। अतिरिक्त पूर्ति की अवस्था में दीर्घकाल में प्रतियोगिता के कारण विनिमय दर तब कम होती जाएगी जब तक विदेशी विनिमय की मांग तथा पूर्ति आपस में बराबर नहीं हो जाते। इसी प्रकार अतिरिक्त मांग की दशा में दीर्घकालीन प्रतियोगिता के कारण विनिमय दर तब तक बढ़ेगी जब तक कि विदेशी विनिमय की मांग तथा पूर्ति बराबर नहीं हो जाती। और लास्ट क्वेश्चन है आपका, प्रभावपूर्ण मांग क्या है? जब अंतिम वस्तुओं की कीमत व ब्याज दी हुई है तो स्वायत्त गुणक कैसे प्राप्त करेंगे? तो इसका आंसर है, प्रभावी मांग का अर्थ समग्र मांग के उस बिंदु पर से है जहां यह समग्र पूर्ति के बराबर होती है। प्रभावी मांग अर्थव्यवस्था की मांग का वह स्तर है जो समस्त पूर्ति से पूर्णतः संतुष्ट होता है। अन्य शब्दों में समग्र मांग का वह स्तर जो पूर्ण संतुलन उपलब्ध करता है प्रभावी मांग कहलाता है। बच्चों जैसे लिखा हुआ है उस तरह आप लोग लिख दीजिएगा। वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, अब इसको हम लोग यहीं विराम देते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। चित्र को भी देख लीजिएगा बच्चों, इस चित्र को भी बना देना है। मतलब ये ऑफिशियल आंसर दिया हुआ है, जैसे दिया हुआ था मैंने आपको बता दिया है। तो आशा करते हैं वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।